नमस्कार मित्रों, ऐसा लगता है कि ये अगस्त के महीने का तीसरा सप्ताह लगातार विभाजन से जुड़ी हुई बातों, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र की हों या कला संगीत के क्षेत्र की या फिर चित्रकला के क्षेत्र की या फिर जो गायकी से, शास्त्रीय गायन से जुड़ी हुई शख्सियतें जो हैं, उनके हवाले से उनका संदर्भ देते हुए आपस में लोग बांटेंगे। और यही हो रहा है फ़िलहाल। कब तक ये सिलसिला चलता है कुछ कहा नहीं जा सकता, कि उसकी कोई मियाद नहीं होती। लेकिन अब ये किस्से कहानियाँ इसलिए चलेंगे फ़िलहाल 2-4 दिन और, क्योंकि ये इनके साथ बहुत सारी बातें ऐसी भी सामने आ रही हैं जो बड़ी अद्भुत थी, अपने आप में बड़ी खूबसूरत थी। और इनमें ज़िक्र बहुत सारे कलाकारों का हमने आपस में बांटा भी है। और अब भी बार बार जब ये कहा जाता है कि यदि कभी भी साहित्य के क्षेत्रों में या कला के क्षेत्रों में कोई साझा पुल बनेगा, तो साझे पुल में, उसके निर्माण में जिन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी वो या तो कलमकार होंगे या फिर संगीतज्ञ होंगे। ये दो वर्ग ऐसे हैं जिन्होंने जिनके बीच में कोई भी जो भौगोलिक जो रेखाएं हैं, सीमा रेखाएं या विभाजन की लकीरें, ये रेडक्लिफ भी नहीं खींच पाया। और आप और मैं या इतिहासकार तो किस खेत की मूली हैं। तो हम लोगों के बस का है ही नहीं, किसी के बस का नहीं है, न समय के बस का भी ये नहीं है कि ये चीज़ों को इस ढंग से बांट सके कि एक कुछ शख्सियतें, कुछ राग, कुछ पेशकदमियाँ, कुछ प्रस्तुतियाँ ये कही जाए कि ये सीमा पार की हैं या सीमा के इस पार की हैं, ये मुमकिन नहीं है। इसलिए कुछ एक साझे पुलों का ज़िक्र भी बहुत ज़रूरी है। और इस साझे पुलों के इस ज़िक्र की कहानियों में, किस्सों में एक नाम बड़ी पुख्तगी के साथ आता है, वो है मल्का पुखराज का। मल्का पुखराज, और हालांकि वहाँ की जब भी पाकिस्तान की गायिकाओं की बात होती है, अक्सर मल्का तरन्नुम के नाम से नूरजहाँ को याद किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद मल्लिका पुखराज की जब बात होती है तो उसके जीवन में जो नवीनता है, जो अलग अलग ज़िंदगी के एक प्रकार से अनुभव हैं, मोड़ जो हैं, जो ज़ाविये हैं, वो इतने मुख्तलिफ, इतने आपस में अलग अलग जुदा जुदा हैं कि हर मोड़ पर एक नई ताज़गी, एक नई ऊर्जा का एहसास होता है। थोड़ा सा चीज़ें बांट लें आपके साथ। और ये है कि उनकी बहुत सारी प्रस्तुतियाँ उनकी बड़ी इतनी ज़्यादा लोकप्रिय हुई कि एक प्रस्तुति थी फैज़ की कि मेरे कातिल मेरे दिलदार मेरे पास रहो। और फैज़ का ये कहना था कि मुझे अब इस नज़्म को अपनी कहते हुए भी महसूस होता है कि ये मेरी अपनी कहाँ रही। इस नज़्म को अगर लोगों ने पढ़ा, सुना तो मल्का पुखराज के माध्यम से सुना। मेरे नाम से तो कोई वाकिफ़ ही नहीं है इसमें। इतनी लीनता के साथ और तल्लीनता और डूब कर उसने गाया है, उसकी प्रस्तुति की है कि लोग तो इसको उसकी मूल रचना, मूल कृति ही मानते हैं। और मुझे इस बात का फ़ख्र है, ये स्वयं फैज़ ने कहा था। और दूसरा उनका जो हफीज़ जालंधरी की नज़्म है, अभी तो मैं जवान हूँ, वो एक जैसे कुछ एक कृतियाँ, कलाकृतियाँ संगीत के क्षेत्र में भी, गायकी के क्षेत्र में भी अमर हो जाती हैं। तो वो भी एक ऐसी प्रस्तुति है जो अमर हो चुकी है, जो कालजयी, जिसे आप कह सकते हैं कि जब गाई थी उस बात को भी 70 से भी ज़्यादा वर्ष हो चुके, 75 से भी ज़्यादा वर्ष हो चुके, लेकिन उसका जादू आज भी ज्यों का त्यों बरकरार है। और उसको सुनने वाले बार बार उसी को सुनते हैं, बार बार उसी पर उनकी उंगली जाती है। जब यूट्यूब का वो सहारा लेते हैं तो उनको एक नज़्म सुननी ही होती है। और यही स्थिति मेरे साथ थी कि एक बार पाकिस्तान यात्रा पे जाने का मौका मिला, तो वहाँ सबसे ज़्यादा जब मैंने इसरार किया अपने एक पत्रकार दोस्त से,
मुझे यार कुछ एक शख्सियतों से मिला दो तो मैं बड़ा शुक्रगुजार होऊंगा। मुझे वो कई अदबी और कला के क्षेत्र में स्थापित ऐतिहासिक शख्सियतों के पास वो ले गया। उनमें एक मल्लिका पुखराज भी थी। तो मल्लिका पुखराज ने जाते ही पूछा, कभी युवराज से मिले कि नहीं। मैं एकदम से चौंका कि युवराज किसका जिक्र कर रहे हैं, और मैं ये कहूँगा कि मुझे समझ ही नहीं आया, तो ये हरगिज़ रूप से, ये हरगिज़ मेरी गुस्ताखी होगी। और इसलिए मैंने थोड़ा सा बचकर, बिना उनकी पकड़ में आए, बचकर थोड़ा सा दिमाग पे, जहन पे ज़ोर डाला, तो मुझे याद आ गया कि ये तो युवराज का मतलब डॉक्टर करण सिंह के बारे में है। और डॉक्टर करण सिंह, फिर मुझे एकदम से ख्याल आया एक पुस्तक का भी, जो पुस्तक इन्हीं के हवाले से, इन्हीं के संस्मरणों पर आधारित है, मल्लिका के ही। उसमें विशेष रूप से उन्होंने उन दिनों का जिक्र किया जिन दिनों में वो स्वयं महाराजा हरि सिंह के दरबार में एक कोर्ट गायिका, एक गायिका के रूप में, दरबार की गायिका, दरबारी गायिका के रूप में जब वो सेवा दे रही थी। तो ये वो दिन थे, और उन दिनों की हर एक चीज़ उनको किस बारीकी के साथ इतने लंबे अरसे तक याद रही। ये एक बड़ा सुखद अनुभव था। और उनका पहला सवाल ये था कि युवराज इन दिनों में ठीक ठाक हैं, देखा उन्हें कभी मिलने का मौका मिला या देखने का मौका मिला। तो मैंने कहा बिल्कुल जी, मुझे एक अवार्ड भी उनके हाथ से पाने का एक अवसर मिला, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपने सितारों का कि ऐसी शख्सियत जो आपके भी जहन पे सवार है, उसके हाथों से मुझे कोई सम्मान मिला। तो उसके बाद उन्होंने फिर बताया कि मुझे तो भाई वो दिन भूल ही नहीं सकते। और वैसे जन्म उनका हुआ था 1912 में, और 1912 में जन्म लेने के बाद वो 92 साल तक इस दुनिया में बाकायदा अपना जादू बिखेरती रहीं। और 92 साल तक इस पूरे के पूरे भारतीय महाद्वीप के लोगों के दिलों पर राज करने के बाद उन्होंने आखिरी सांस ली। और ये कहते थे कि उन पर एक आध्यात्मिक बाबा का भी असर था। आध्यात्मिक बाबा का नाम था बाबा रोटी राम। तो बाबा रोटी राम के पास जब उनको ले जाया गया शुरुआती दीक्षा के लिए, तो बाबा रोटी राम, बड़ा अजब सा नाम है, लेकिन वो बड़ा फ़कीर किस्म का आदमी था। तो उसने नाम बदल दिया कि क्या तुम इसको पता नहीं क्या क्या कहते रहते हो, इसका नाम मल्लिका ही होगा, और जाओ इसका नाम मैंने मल्लिका रख दिया, अब नाम यही चलेगा। और उसके बाद एक बुज़ुर्ग औरत ने साथ में कहा कि अकेली मल्लिका क्या हुआ, मल्लिका कहाँ की। तो बेहतर यह है कि बुज़ुर्ग औरत ने सुझाव दिया कि इसके साथ पुखराज जोड़ दो, मल्लिका पुखराज, तब जाके इसकी शान में इजाफ़ा होगा। और इस तरह से नाम जो है एक फ़कीर और एक बूढ़ी औरत दोनों ने मिल के रखा था, और ये मल्लिका पुखराज के रूप में ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में छा गई। शुरुआती दौर में ही उसका जन्म, जो उन्होंने ख़ुद बताया था कि अखनूर दरिया के बिल्कुल कोने पर एक गांव था मीरपुर। मीरपुर गांव के बारे में बहुत सारी चीज़ें, वहाँ के एक मूल निवासी थे डॉक्टर संसार चंद्र, वो बताया करते थे कि मीरपुर उनकी, यद्यपि उनकी जन्मभूमि थी, लेकिन अब मीरपुर जो है वो पूरा का पूरा दरिया में समा चुका है। अब उसका कोई अस्तित्व सिवाय इतिहास के पन्नों में और कहीं भी नहीं मिलता। और इस तरह से मीरपुर में जन्म लेने वाली मल्लिका पुखराज धीरे धीरे बाद में उसने बड़े ग़ुलाम अली ख़ां के बड़े भाई जो थे उनसे संगीत की दीक्षा ली थी। सबसे पहली बात तो ये थी, बड़े ग़ुलाम अली ख़ां को नूरजहाँ अपना उस्ताद मानती थी। सो दोनों में एक रिश्ता ये दूरी का और नज़दीकी का था। और बड़े ग़ुलाम अली ख़ां साहब के जो अब्बा थे उस्ताद अली बख्श कसूरी, अली बख्श कसूरी ने वैसे मूल जो शिक्षा दी थी वो बताया था खुद ही मल्लिका ने कि मुझे मूल रूप में शिक्षा देने वाले वो बड़े ग़ुलाम अली ख़ां साहब के वालिद थे।
ये बात अलग है कि बाद में उनके भाई से भी मैंने उसी चीज़ परंपरा को आगे मैंने बढ़ाया। लेकिन मैं अगर मुझसे कोई पूछे मेरा उस्ताद कौन है तो मैं उसी उस्ताद अली बख्श कसूरी का नाम लूँगी, जो कि बड़े ग़ुलाम अली ख़ां के भी वालिद थे। और इस तरह से दरबार में जब उनकी गायकी की धूम महाराजा हरी सिंह तक पहुंची तो उन्होंने दरबार में उसको जगह दी और दरबारी गायिका के रूप में एक नियुक्ति दी, और वो लगभग 9 साल तक वहाँ पर नियुक्ति उसकी बनी रही। और इस नियुक्ति पर उसे क्या मिलता था, थोड़ी सी जानकारी बांट लेते हैं। 600 रुपये का ये वजीफ़ा सालाना उन दिनों में 600 रुपया काफ़ी होता था। और उसके अलावा जो दरबार में जो होने वाला जो नृत्य या संगीत की जो प्रस्तुतियां हैं, उन प्रस्तुतियों के वक्त जो ज़ेवरात मुहैया कराए जाते थे वो दरबार की ओर से मिलते थे, और उसे ये हक था कि दरबार से एक बार जो चीज़ मिल गई है उसको वो स्थायी रूप से अपने पास रख सकेगी। तो इस तरह से बहुत सारे ये सांझे पुल जो हैं, इनके रिश्ते ऐसे थे, अलग अलग होते हुए भी, देशों की अलग अलग वासी होते हुए भी इनके रिश्ते ऐसे थे जो कभी भी बट नहीं सकते थे, और इसलिए ऐसी शख्सियतों को सांझे पुल का नाम दिया गया है। शुक्रिया।